वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स या फ्लो ऑफ लिक्विड्स। और इसमें जो अपना पहला टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा इस प्रिंसिपल को देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे इसका एरिया अलग है और यहाँ पे इसका जो माउथ का एरिया है वो अलग है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप। और इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप से एक फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, इसके साथ वो नॉन विस्कस हो। इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस ये दोनों ही बेटा आइडियल लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है। आइडियल लिक्विड के एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल लिक्विड, तो आप यही दोनों वर्ड बस बता के आओगे कि जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है उसी को हम आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा लिक्विड यानी कि आइडियल लिक्विड हमारे इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप से फ्लो करे और फ्लो भी कैसा हो, स्टेडी हो, स्टेडी फ्लो। ये जो स्टेडी फ्लो है इसका मतलब क्या है? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v1, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v2। टाइम के साथ ये वेलोसिटी चेंज ना हो, पॉइंट के हिसाब से चेंज हो। ए पर v1 है, बी पर v2 है। सपोज ए पर 10 मीटर पर सेकेंड है और बी पर हो जाए 12 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम के हिसाब से चेंज ना हो कि अभी 10 है, अगले 1 सेकंड बाद यहीं पर 20 हो जाए, अगले 1 सेकंड बाद 15 हो जाए, ऐसा ना हो। वेलोसिटी एक पॉइंट पे टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड फ्लो कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। तो अगर लिक्विड फ्लो करे कोई ऐसा आइडियल इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से, तो मुझे बताओ कि अगर यहां पर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से सपोज m मास का एक लिक्विड इस पाइप के अंदर एंटर किया, तो इस क्रॉस सेक्शन से m ही मास का लिक्विड तो बाहर आएगा, कोई मास तो ऐड नहीं कर दिया ना आपने। जितना इस तरफ एंटर किया था मास लिक्विड का पर सेकेंड, उतना ही इस तरफ से बाहर आया। तो इसका मतलब दोनों ही पॉइंट पर अगर हम मास देखें तो वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मास का मतलब होता है यूनिट टाइम। यहां पे मास की बात नहीं हो रही है, मास पर यूनिट टाइम की बात हो रही। और मास का मतलब है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो क्यों ना मैं इसको ρ1 और v1 लिख लूं, इस तरफ v2 ρ2 लिख लूं अपॉन टाइम t। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो लिक्विड इस तरफ से एंटर कर रहा है वही लिक्विड इस तरफ से बाहर आ रहा है। मतलब अगर वाटर एंटर कर रहा है तो वाटर ही बाहर आ रहा है, तो क्यों ये डेंसिटी इक्वल नहीं होगी उसकी? ये डेंसिटी अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ध्यान दीजिएगा बचता है यहाँ पे वॉल्यूम पर टाइम। देखो वॉल्यूम जो होता है बेटा उसका मतलब होता है एरिया इनटू हाइट। ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है मेंसुरेशन में, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। अब हाइट बोलो या लेंथ बोलो, बात तो एक ही है, मतलब एक अदर डायमेंशन लेना है हमको जो एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं उसकी जगह एल लिख दूं तो भी वॉल्यूम ही रहेगा। और अगर मैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं और मैं दोनों में टी डिवाइड कर दूं तो बेटा लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं। इसका मतलब v बाई टी का मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मैं वो यही यहां पे रखूं, वॉल्यूम
पर यूनिट टाइम की जगह मैं एरिया एट फर्स्ट क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मान लिया इस क्रॉस सेक्शन पे v1 भी। इसी तरह से v2 पर यूनिट टाइम यानी कितना वॉल्यूम यहां से बाहर आया उसकी जगह में इस जगह का एरिया माना a2 मल्टीप्लाइड बाय इस जगह पे माना उस लिक्विड की वेलोसिटी v2 थी, ये रख सकता हूं। यहां से मुझे बेटा क्या मिला, यहां से मुझे ये मिला कि किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से जब लिक्विड फ्लो करेगा, कौन सा आइडियल वाला, कैसे, स्टेडी फ्लो में, तो उसके एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। यानी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। बस यही अपना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। इन्हीं बातों को तुम्हें एक स्टेटमेंट के तौर पे बता देना। कैसे? दैट बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इफ एन आइडियल लिक्विड, या उसकी जगह पे ये बोल सकते हो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड flows through a non-uniform cross section area, ठीक है, या area of pipe with a steady flow, then the product of its area and velocity at any point always remains constant। इतना बता के आओगे ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान दो, एरिया और वेलोसिटी देखो, मान लिया कि यहां पर कांस्टेंट की जगह कोई कांस्टेंट रख दिया सपोज k, अब यहां v को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहां पे हमें एरिया और वेलोसिटी के बीच में कैसा रिलेशन मिल रहा है, एरिया इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी एरिया कम हो जाएगा। इसका उल्टा बोलो कि जब एरिया कम होगा, देखो यहाँ एरिया ज्यादा था तो वेलोसिटी कम रहेगी, और जैसे ही एरिया कम होगा, पाइप का मुंह जैसे दबाओगे, एरिया कम करोगे, लिक्विड तेजी से बाहर निकलेगा। वाटर तेजी से बाहर निकलता है ना, जब पानी दे रहे हो कभी जो है पौधों में या कहीं भी कुछ धुलाई कर रहे हो, पाइप का माउथ जब तुम दबाते हो तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से ज्यादा होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इनके बीच का ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये इनवर्स रिलेटेड ग्राफ शो कर दूंगा। ओके, ये चीज है। यहां से एक बात ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती कि लिक्विड कैसा है तुम्हारा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी इसका इनवर्स रिलेशन ध्यान रखना। इसीलिए देखो होता ये है, किसी टैप से, किसी नल से, ठीक है, कोई टैप है, नल से जब पानी बाहर आता है तो बाहर आने पे उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाती है उसकी धार। कभी देखना जब नल चला रहे हो तो उसकी धार नैरो हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? यहाँ पे उसका एरिया है ज्यादा, ठीक है, कुछ वेलोसिटी है उसके पास उस एरिया में, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी गिरते हुए बॉडी पे ज्यादा वेलोसिटी कर देती है, एक्सेलरेट कर देती है, उसको वेलोसिटी इंक्रीज कर देती है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब सपोज यहां तक आके इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले से बढ़ गई, तो फिर उसको एरिया अपना कम करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट जो है ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखे। इसी वजह से धार पतली होने लगती है, ये चीज है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम देखिए ये क्या कहता है, मान लिया कोई जो है अपना एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है और वो कुछ इस तरीके से है जैसा कि ये डायग्राम यहाँ पे बनाया मैंने। मान लिया इसके इस एंड का जो एरिया है वो A1 है और इस एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे ये पाइप है तो ये जो इसका एरिया है ये सर्कुलर एरिया, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूरा एरिया मत इंक्लूड कर लेना, खाली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A1 है, ये A2 है, तुमको साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग है ना, ठीक है। फिर देखिए माना कि फिर से वही सारी बातें कि कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड इस
इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप से फ्लो कर रहा हो और उसकी ठीक इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v1 हो, ठीक इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है निकलते समय वो v2 हो। अच्छा, लिक्विड फ्लो करेगा तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फ्लो करेगा। जैसे नहीं एयर बॉडी जो है वो फ्लो करती है तो टेम्परेचर के डिफरेंस से फ्लो करती है, वैसे ही और प्रेशर के डिफरेंस से ऑफ कोर्स फ्लो करती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मान लिया प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2 और प्रेशर में डिफरेंस है, इस वजह से एक लिक्विड इस पाइप में यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। अब यहाँ पे एक बात गौर करिएगा, मान लीजिए कि पॉइंट से A से पॉइंट B तक, A से B तक जाने में लिक्विड पर W नाम का वर्क किया गया। यानी एक लिक्विड को एक मास ऑफ लिक्विड को A से B तक पहुंचाने में इस प्रेशर डिफरेंस ने काम किया है, ठीक है। और इस प्रेशर डिफरेंस ने जो काम किया है, डेल्टा V के वॉल्यूम को, डेल्टा V एक वॉल्यूम लिया, उसको A पॉइंट से B तक पहुंचाने में, किसके, लिक्विड के, ठीक है। तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इसी को तो बेटा वर्क पढ़ के आया थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी तुमसे पूछा जाए भाई वर्क कितना हुआ है A से B तक जाने में, लिक्विड पे वर्क कितना किया गया है, तुम कहोगे W इज इक्वल टू P डेल्टा V, वही मैंने लिखा हुआ है, प्रेशर में डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में डिफरेंस, ठीक है। फिर देखिए इसको एक इक्वेशन मान के तो तुम किनारे रख लो, ठीक है। अब जरा गौर करते हैं कि हमने शुरुआत में दो वर्ड लिए थे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। अब देखो इनकम्प्रेसिबल अगर है तो डेल्टा वी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब यहां से अगर डेल्टा वी एंटर किया है तो यहां से डेल्टा वी निकलेगा, है कि नहीं। अगर ये कंप्रेसिबल होता है, इसको तुम कंप्रेस कर देते तो या एक्सपेंड कर देते तो इसका वॉल्यूम तो चेंज हो जाता, है कि नहीं। तो डेल्टा वी इसीलिए हमने एक जैसा रखा, इनकम्प्रेसिबल होने का हमें ये फायदा मिला। और नॉन विस्कस होने का हमें क्या फायदा मिलेगा, मान लेते हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो इसकी एनर्जी में चेंज आया, एनर्जी उसे कैलकुलेट करते हैं। कौन वाली एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेट दैट मैकेनिकल एनर्जी बी एक्सप्रेस्ड एज E। और मैकेनिकल एनर्जी के बेटा दो फॉर्म, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है, काइनेटिक में जो चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो मिल जाएगा। मैं पोटेंशियल वाली अगर कैलकुलेट करूं कि पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको देखो कैसे कैलकुलेट करूंगा। मान लिया कि मेरा ये जो पाइप है ये ग्राउंड है, सरफेस है, और मेरा पहला वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सरफेस से h1 हाइट पे है, दूसरा वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सरफेस से h2 की हाइट पर है। तो हाइट की वजह से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब ये कम लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी, और यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो मैंने माना कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी U1, तो तुमसे पूछो कितनी आएगी, तुमने कहा mgh फॉर्मूला तुम जानते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। मैंने वॉल्यूम को डेल्टा V से लिखा था, तो मैं मास को भी डेल्टा M से लिखे ले रहा हूं। A पॉइंट पर हाइट है h1, ठीक है, A पॉइंट पे हाइट है h1, तो U1 इज इक्वल टू डेल्टा M gh1, ठीक है। इसी तरह से मैं तुमसे कहूं U2 यानी B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तुम फिर से कहोगे डेल्टा M gh2, हाइट h2 हो गई है, g दोनों जगह सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहता है। डेल्टा M भी मैंने सेम रखा है, M मास इधर से एंटर किया, M इधर से बाहर आया, ना कुछ ऐड किया ना कुछ निकाला, तो डेल्टा M भी सेम रखा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूं, कौन ज्यादा है, h2 ज्यादा है, तो मैं h2 में से h1 माइनस कर दूं,
बाकी दोनों चीजें कॉमन आ जाएंगी बाहर की तरफ, यही मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैं कहूं कि ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तुम कहोगे हाफ एम वी वन स्क्वायर। फिर मैं एम की जगह डेल्टा ले लूं, ठीक है, डेल्टा एम मास के लिए। फिर तुमसे पूछूं बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तुम कहोगे हाफ डेल्टा एम वी टू स्क्वायर, यही कहोगे। और अब मैं K2 का वैल्यू है हाफ डेल्टा एम वी टू स्क्वायर हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, क्यों ना यहां पर चेंज निकाल लें, तो हाफ डेल्टा एम तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहां पे चेंज निकालें, डेल्टा एम जी कॉमन आ जाएगा, H2 माइनस H1, ये हो गया अपना। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालने के बाद अब हम अपने इक्वेशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाले में ये वैल्यू पुट कर दें। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 प्लस इधर डेल्टा के का वैल्यू यहाँ पे रखो, हाफ डेल्टा एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है वो मिला आपको। और अब एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट कि वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क देखो क्या निकल के आया, वर्क ऊपर निकाल के आए हो P1 माइनस P2 डेल्टा V जो वॉल्यूम था, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी डेल्टा M G H2 माइनस H1 प्लस हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब एक काम करिए, ये डेल्टा V को ले जाके दूसरी तरफ डिवाइड कर दीजिए और दो टर्म है दोनों में डिवाइड करिए, किसके नीचे, ठीक डेल्टा M के नीचे डिवाइड कर दो। इस तरीके से डेल्टा M के नीचे इस डेल्टा V को डिवाइड कर दो, यहाँ से ले जाके, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब बताओ डेल्टा M अपॉन डेल्टा V, ये M क्या है, मास, V क्या है, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या तुम डेंसिटी नहीं बोलते हो, रो जी। तो डेल्टा M अपॉन डेल्टा V की जगह तुमने रख दी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो, बगल में जी। और अब एक काम करो, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसको बारी बारी से सबसे। तो रो जी एक बार H2 माइनस फिर रो जी H1 प्लस इसी तरह से यहाँ डेल्टा M अपॉन डेल्टा V, रो डेंसिटी, और डेंसिटी को फिर मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट से, तो हाफ और ये रो और ये V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर अपना P1 माइनस P2 था ही। ठीक है, अब बेटा एक काम करिए, इस पूरे इक्वेशन में से जितने ये 1 वाले टर्म है, जितने A वाले पॉइंट के टर्म्स हैं, ये तीनों एक तरफ ले आइए, बाकी सब दूसरी तरफ। यानी P1 एक तरफ, फिर ये रो जी H1 उधर माइनस का, इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये हाफ रो V1 स्क्वायर उधर माइनस का, इधर लाओगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 2 वाले सारे दूसरी तरफ, ये P2 को दूसरी तरफ भेजो, उधर जाके प्लस। फिर देखो ये रो जी H2 इस तरफ और हाफ रो V स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर इस तरफ। अब इस इक्वेशन को गौर करो, ये जितने 1 वाले हैं ये सारे के सारे रिलेटेड है पॉइंट A से, यानी पॉइंट A पर प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन सब का सम। ये 2 वाले जितने हैं वो सारे के सारे B पॉइंट के टर्म्स हैं, और B पॉइंट पर प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन सब का सम, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इससे यही तो समझ में आया कि इसका मतलब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी H, इन सब का सम किसी भी पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस यही अपनी बर्नौलीज थ्योरम, और इसी को हम कैसे कहते हैं, ये प्रेशर एनर्जी कहलाती है, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है।
तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पूरी क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हेन एम, फिर इन दो चीजों को मत भूलना, इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड flows through non-uniform cross-sectional pipe, then its total energy per unit volume always remains constant। समझ में आया? ये है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।